सदियों पहले जब दुनिया आज से बिल्कुल अलग थी, तब पूरब और पश्चिम के महान कहानीकारों ने राजनीति और नैतिकता के बड़े पाठ सिखाने का एक बड़ा ही अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने बस एक छोटा सा बदलाव किया। उन्होंने जानवरों को बोलने की शक्ति दे दी। आज के इस विश्लेषण में हम ठीक यही समझेंगे कि आखिर कैसे ये बोलते हुए जानवर और उनकी कहानियां हमारे खुद के अस्तित्व और व्यवहार का एक बेहतरीन आईना बन गए। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। सोचिए जरा, आखिर क्यों हमारे सबसे गहरे और जरूरी मानवीय पाठ हमें जानवर सिखाते हैं? इसके पीछे दरअसल एक बहुत ही ब्रिलियंट मनोवैज्ञानिक सोच छिपी है। जब हम इंसानों की बजाय जानवरों को किरदार बनाते हैं, तो समाज की सच्चाइयों और गलतियों को बिना किसी पर सीधा निशाना साधे एक बिल्कुल सेफ और न्यूट्रल तरीके से देखा जा सकता है। ये एक ऐसी दुनिया बनाता है जहां अपनी ही कमियों को स्वीकार करना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। और इस पूरे कॉन्सेप्ट का सबसे अहम पहलू कहलाता है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, यानी मानवीकरण। आसान शब्दों में कहें तो ये जानवरों या निर्जीव चीजों में इंसानी गुण, भावनाएं और बुद्धि डालने की क्रिया है। ये बिल्कुल एक पैरेलल यूनिवर्स बनाने जैसा है, जहां जानवर ठीक वही चालाकी या बेवकूफ़ी करते हैं जो आमतौर पर इंसान करते हैं। इस तकनीक ने उस जमाने के कथाकारों को नैतिकता और सच्चाई जैसे भारी विषयों पर बिना किसी डर के खुलकर लिखने की आज़ादी दी। तो चलिए अब उन दो महान कहानीकारों की बात करते हैं जिन्होंने इस शैली को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। कमाल की बात यह है कि ये दोनों मास्टर्स पूरी तरह से अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे, फिर भी इन दोनों का प्रभाव पूरी दुनिया पर और आने वाली सदियों पर बिल्कुल एक जैसा पड़ा। इन दोनों की कहानी और तुलना सच में हैरानकुन है। एक तरफ है पूरब के महान ऋषि विष्णु शर्मा, जिन्हें एक बेहद आदरणीय शिक्षक माना जाता था और जिन्हें सीधे राजमहल में राजकुमारों को पढ़ाने का जिम्मा सौंपा गया था। और दूसरी तरफ है पश्चिम के ईसॉप। ईसॉप एक गुलाम थे जो प्राचीन ग्रीस में पैदा हुए। लोग उनके रूप रंग की वजह से उन्हें कमजोर समझते थे, पर उन्होंने जिंदा रहने और अपने मलकों को प्रभावित करने के लिए किसी हथियार का नहीं, बल्कि इन्हीं जानवरों की कहानियों और अपनी बुद्धि का सहारा लिया। इनके ऐतिहासिक बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है। विष्णु शर्मा का समय लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व का था। उनका सबसे बड़ा टास्क क्या था? राजा अमरासक्ति के 3 अत्यंत मूर्ख राजकुमारों को सिर्फ 6 महीने के अंदर राजकाज और व्यवहारिक ज्ञान सिखाना। और हम सब जानते हैं कि ये कोई आसान काम नहीं रहा होगा। वहीं एसोप लगभग 620 से 564 ईसा पूर्व के दौरान ग्रीस के सैमोस में गुलाम थे। उन्होंने अपनी कथाओं को एक टूल की तरह यूज किया ताकि किंग क्रोसिस जैसे शक्तिशाली लोगों को राजनीतिक रूप से मनाया जा सके और सलाह दी जा सके। अब लक्ष्य भले ही दोनों का एक जैसा रहा हो, यानी शिक्षा और मार्गदर्शन, लेकिन इन दोनों लेजेंड्स ने अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए कहानियों का जो ढांचा चुना वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। देखिए, पंचतंत्र एक बहुत ही जटिल और गहरे ढांचे पर आधारित है। इसमें एक फ्रेम नैरेटिव होता है, यानी एक कहानी के अंदर दूसरी कहानी और उसके अंदर एक और कहानी। ये गद्य और कविता का एक ऐसा मिश्रण है जो आपको ठहर कर सोचने पर मजबूर कर देता है। इसके ठीक विपरीत एसोप की कहानियां बिल्कुल सीधी, छोटी और पंची होती हैं। उनका फंडा क्लियर था, तुरंत और सीधे तौर पर मूर्खता की सजा और नैतिकता को दिखाना बिना किसी घुमाव फिराव के। पर सबसे बड़ा सरप्राइज तो इस टेबल में छिपा है। हजारों मील की भौगोलिक दूरी, बिल्कुल अलग संस्कृति, पर फिर भी दोनों ट्रेडिशंस ने जानवरों को ठीक एक जैसे ही मानवीय गुण दिए। दोनों जगह लोमड़ी या गीदड़ को चालाक और धूर्त दिखाया गया, गधे को मूर्ख और जिद्दी, शेर दोनों जगह शक्तिशाली तो है पर थोड़ा नासमझ और अहंकारी है, और कुत्ता वफादारी या स्वार्थ का प्रतीक। इतनी दूरियों के बावजूद इंसानी नेचर को देखने का नजरिया इतना सेम कैसे हो सकता है? ये सच में अद्भुत है। खैर, थ्योरी बहुत हो गई। अब आइए थोड़ा डीप डाइव करते हैं ऐसे कुछ फेमस उदाहरणों में जहां किरदारों ने अपनी ताकत से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग से कठिनाइयों को मात दी। ये कहानियां साबित करती हैं कि क्यों बुद्धि शारीरिक शक्ति से हमेशा 4 कदम आगे रहती है। पंचतंत्र की वो मशहूर शेर और खरगोश की कहानी तो हम सबने सुनी होगी। ये इसका सबसे सटीक उदाहरण है। होता क्या है, एक अहंकारी शेर फॉरेस्ट में अंधाधुंध जानवरों को मारता है। उससे बचने के लिए जानवर एक डील करते हैं कि रोज एक जानवर खुद आकर उसका खाना बन जाएगा।
जब एक छोटे से खरगोश की बारी आती है तो वो बड़ी चालाकी से जानबूझकर लेट पहुंचता है ताकि शेर गुस्से में बिल्कुल अंधा हो जाए। फिर खरगोश उस शेर को एक कूने के पास ले जाता है, उसे पानी में उसी की परछाई दिखाता है और बस गुस्से में पागल शेर कूदकर अपनी ही जान दे देता है। इस पूरी मास्टर क्लास का निचोड़ पंचतंत्र के इस एक मजबूत संदेश में छुपा है। बुद्धि ही शक्ति है। जहां बल और मूर्खता एक साथ मिल जाएं, वहां विनाश तय है। खरगोश ने शेर के अहंकार से खेला और उसी अहंकार के नशे में शेर मारा गया। ये एक टाइमलेस प्रिंसिपल है जो अहंकार के घातक परिणाम को बिल्कुल क्लियर कर देता है। और अगर मूर्खता को दर्शाना हो तो इन दो कथाओं की समानता देखिए। एक तरफ पंचतंत्र का गधा है जो खेत में गाना गाने की अजीब जिद पकड़ लेता है अपनी जान के खतरे को इग्नोर करके, और नतीजा भारी पिटाई। दूसरी तरफ ईसोप का लालच वाला कुत्ता है जो नदी में अपनी ही परछाई को दूसरा कुत्ता समझता है, भौंकता है और जो असली हड्डी उसके मुंह में थी वो भी पानी में गिर जाती है। ये दोनों कहानियां हमें मुस्कुराहट के साथ सिखाती हैं कि जब लालच या जिद में आकर कॉमन सेंस को टाटा बाय बाय बोल दिया जाता है तो नुकसान हमेशा खुद का ही होता है। 200 ये सिर्फ कोई आम संख्या नहीं है, ये नंबर प्रमाण है पंचतंत्र की विश्वव्यापी विरासत का। आज की डेट में इस कथा संग्रह के 50 से अधिक भाषाओं में 200 से ज्यादा संस्करण और अनुवाद मौजूद हैं। ये बस एक पुरानी किताब नहीं, बल्कि विश्व साहित्य की एक ऐसी फाउंडेशन है जिसने दुनिया के हर कोने में कहानी सुनाने के तरीके को आकार दिया है। तो अब इन सारी ऐतिहासिक बातों से एक निष्कर्ष निकल कर आता है। आखिर ऐसी क्या बात है कि 2000 साल पुरानी ये जानवरों की कहानियां आज के वक्त में भी सर्वाइवल और सक्सेस की सबसे बढ़िया मार्गदर्शक बनी हुई हैं? इसलिए क्योंकि ये एक टाइमलेस मिरर हैं, एक ऐसा आईना जिसमें हमारा समाज आज भी अपनी असलियत बिल्कुल साफ देख सकता है। सच तो ये है कि ये कहानियां सिर्फ बच्चों को सुलाने के लिए नहीं लिखी गई थीं। सदियों से इन्होंने व्यवहारिक ज्ञान, राजनीतिक दांव-पेंच और गुड गवर्नेंस की मैनुअल का काम किया है। इनकी सबसे बड़ी पावर ये है कि इन्होंने कभी कोई एक विचारधारा हम पर नहीं थोपी। ब्लाइंड ओबीडियंस या अंधभक्ति के बजाय इन्होंने हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग को आगे रखा, और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज के मॉडर्न दौर में भी ये कहानियां उतनी ही रेलेवेंट हैं। और अंत में एक बहुत ही जरूरी और थोड़ा चुभने वाला सवाल। आज के इस तेज, आधुनिक और कॉरपोरेट जीवन के आईने में हमारे आसपास कौन सा जानवर सबसे ज्यादा घूम रहा है? क्या हमारे इर्द गिर्द आज चालाक लोमड़ियां ज्यादा हैं, या फिर लालच में अपनी ही हड्डी गंवा देने वाले कुत्ते? किरदार वही प्राचीन है, बस आज उन्होंने नए कपड़े पहन लिए हैं। जरूरत है तो बस उन्हें पहचानने की। इस विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।